कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आरंभ एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरंभ एजुकेशन एम्पावरिंग एस्पिरेंट्स। देखिए, जो छत्तीसगढ़ की एमसीक्यू सीरीज़ कर रहे थे हम लोग, आज उसमें उसका थर्ड पार्ट है, जिसमें हम लोगों ने पहले भी 2 पार्ट कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आप लोग जाके नहीं देखें तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा। आज के पार्ट में हम लोग मेन फोकस जो रहेगा वो मुख्य रूप से कर्क रेखा और मानक समय रेखा के ऊपर रहेगा कि वो किस तरीके से उसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। और इसके अलावा कुछ पहाड़ से संबंधित भी क्वेश्चन देखेंगे, भूगर्भिक चट्टान से संबंधित भी क्वेश्चन देखेंगे। अलग अलग डाइवर्सिटी का अलग अलग तरीके का सवाल हम लोग देखेंगे, जिसमें मैं आपको एक सवाल के अंदर कई सारे सवाल बताने की भी कोशिश करूँगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करके आप जाके टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ना भूलिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको क्वेश्चन का पैटर्न कैसा लग रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जिले से कर्क रेखा और मानक समय रेखा दोनों गुजरती है? इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें क्या लिखा हुआ है, किस जिले से कर्क रेखा और मानक समय रेखा दोनों गुजरती है। दोनों, तो याद रखना ऐसा कौन सा जिला है जिसमें से दोनों ही रेखाएं गुजरती है। तो कर्क रेखा और मानक समय रेखा से संबंधित मैं आपको मैप से कुछ चीज़ें समझा देता हूं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन में आएंगे। तो आप देखिएगा, आपसे खुद से क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए, आप अभी नए जिलों के हिसाब से काफ़ी कुछ इसमें परिवर्तन आ चुका है, तो उसके हिसाब से हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये कर्क रेखा है और ये मानक समय रेखा है जो इधर से खींची गई, ये मानक समय रेखा है। तो ये पूछ रहा है, देखो अगर आपको पूछे कि कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, तो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर ये वाला, दूसरा कोरिया, ये सूरजपुर, बलरामपुर, 4 जिलों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। अब यहाँ पर देखिए, मानक समय रेखा 7 जिलों से होकर गुजरती है, मैं आपको बताऊंगा उसको। पहले ये बोल रहा है कि कर्क रेखा और मानक समय रेखा दोनों किस जिले से होकर गुजरती है, दोनों एक साथ। तो वो है कोरिया ये और सूरजपुर, ये 2 जिला ऐसा है जहां से कर्क रेखा भी गुजरती है और मानक समय रेखा भी गुजरती है। मतलब दोनों रेखाएं गुजरती है। बाकी जो जैसे कि मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर है, वहां से कर्क रेखा गुजरती है लेकिन मानक समय रेखा नहीं गुजरती है। जैसे कि बलरामपुर है, वहां से कर्क रेखा गुजरती है लेकिन मानक समय रेखा नहीं गुजरती है। दोनों रेखाएं सूरजपुर और कोरिया से होकर गुजरती है, कोरिया और सूरजपुर से होकर। पहला चीज। दूसरा चीज, आप देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से तहसील इसके करीब में स्थित है, आपको कहीं नहीं मिलेगा ये। यहाँ पर देखिए, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर का मनेन्द्रगढ़ तहसील स्थित है। जब आप कोरिया में आएंगे तो बैकुंठपुर तहसील जो है वो आपका कर्क रेखा के समीप स्थित है। जब आप सूरजपुर में आएंगे तो उत्तर में सूरजपुर के देखेंगे तो ओडेगी तहसील स्थित है और प्रतापपुर दक्षिण में स्थित है। उसके बाद बलरामपुर में बलरामपुर तहसील स्थित है और दक्षिण में कुसमी तहसील स्थित है बलरामपुर में कर्क रेखा के। अब यहाँ पर एक सवाल बनता है कि सबसे करीब का तहसील कौन सा है। तो यहाँ पर आप खुद देखिए कि सबसे करीब का तहसील कौन सा है, बैकुंठपुर तहसील सबसे पास का है। प्रतापपुर थोड़ा दूर में है, याद रखिएगा। कर्क रेखा से सबसे पास का तहसील कौन सा है, बैकुंठपुर है। प्रतापपुर थोड़ा नीचे है। ठीक। मानक समय रेखा की बात करें हम लोग, तो मानक समय रेखा जो है वो आपका कोरिया से गुजरेगा। ये आपका कोरिया जिला है, ये सूरजपुर जिला है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे मानक समय रेखा, ये कोरिया जिला है, ये सूरजपुर जिला है। उसके बाद ये कोरबा जिला है, ये जांजगीर चांपा जिला है, ये बलौदाबाजार जिला है, ये महासमुंद जिला है और इसके थोड़ा नीचे आएंगे तो ये गरियाबंद जिला है। तो ऐसे 7 जिलों से होकर मानक समय रेखा गुजरती है। और इसके करीब के तहसील आप लोग को दिख रहे होंगे, यहाँ पोड़ी, उपोड़ा, पाली, कोरबा में कटघोरा, बलौदा, कलतरा, पामगढ़, कसडोल, पिथौरी, बागबहरा और मैनपुर, ये सब जो है वो IST मानक समय रेखा के करीब के तहसील हैं। अब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपसे सारे सवाल बनेंगे। देखिए, किस जिले से कर्क रेखा और मानक समय रेखा दोनों गुजरती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कोरिया और सूरजपुर 2 जिले ऐसे हैं जिससे दोनों गुजरते हैं एक साथ। तो कोरिया और सूरजपुर आंसर आ जाएगा B।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, कौन सा तहसील कर्क रेखा के सर्वाधिक समीप है? तो यहाँ पर मैं आपको बताया कर्क रेखा के सर्वाधिक समीप का तहसील कौन सा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर बैकुंठपुर और प्रतापपुर में ही आपको कन्फ्यूज़न होगा, और कुसमी में। क्यों? तो देखिए बैकुंठपुर सबसे करीब है, मैं आपको बता रहा हूँ, प्रतापपुर उससे दूर है, कुसमी भी दूर है। सबसे करीब का तहसील है बैकुंठपुर तहसील। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका डी, बैकुंठपुर। कौन सा आएगा? डी, बैकुंठपुर इज अ राइट आंसर। उसके बाद तीसरा सवाल देखिए, मानक समय रेखा निम्न में से किस जिले से होकर नहीं गुजरती है? तो मानक समय रेखा पहले देख लेते हैं हम लोग कितने जिलों से होकर गुजरती है। तो मैंने आपको बताया कि कोरिया, सूरजपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद और गरियाबंद। यहाँ पर आप देखेंगे कि मेन रूप से यहाँ पर देखना है आपको कि जो है शक्ति, वो जांजगीर चांपा से पृथक हो गया है, तो शक्ति जिले से होकर नहीं गुजरती है, और शक्ति ही ऑप्शन में है। यहाँ देख लीजिए मनेंद्रगढ़, प्रतापपुर, कुसमी और अच्छा, यहाँ पर आप देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, किस जिले से होकर नहीं गुजरती है? सूरजपुर, कोरिया, जांजगीर चांपा, शक्ति। तो आंसर आ जाएगा डी, शक्ति। इन तीनों से होकर गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैकल पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो मैकल पर्वत श्रेणी के संबंध में देखते हैं। पहला, इसका विस्तार 5 जिलों में है। दूसरा, इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। तीसरा, यह शिवनाथ और वेनगंगा के मध्य जल विभाजक की भूमिका निभाता है। और चौथा, इसकी सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़ है। तो मैं आपको मैप से बता देता हूं कि किस प्रकार का इसका है। देखिए मैकल पर्वत श्रेणी जो है, देखिए मैकल पर्वत श्रेणी यहाँ पर ये क्या है? गौरेला पेंड्रा मरवाही है। गौरेला पेंड्रा मरवाही, फिर नीचे आ जाएंगे तो ये जो जिला है वो है आपका मुंगेली जिला। फिर उसके बाद नीचे आ जाएंगे ये कवर्धा जिला। फिर उसके बाद नीचे आ जाएंगे खैरागढ़, छुई, खदान, गंडई, नए जिलों के हिसाब से। और उसके नीचे आएंगे तो ये जिला है राजनांदगांव जिला। तो इतने जिलों में ये इसका विस्तार है। अभी आपको देखिए कितना जिला हुआ? 1 2 3 4 5, 5 जिलों में इसका विस्तार है। ऐसा कौन सा नया जिला है जिसका विस्तार जहां मैकल पर्वत श्रेणी का विस्तार है? अगर ऐसा बोला तो कौन सा नया जिला है? खैरागढ़, छुई, खदान, गंडई जो नया जिला है जहां पर विस्तार है, क्योंकि नया जिला बना है। ये तो कौन से क्रम का जिला है? खैरागढ़, छुई, खदान, गंडई। तो आप देखेंगे 31वां क्रम का जिला है खैरागढ़, छुई, खदान, गंडई जो है वो। तो 5 जिलों में इसका विस्तार है। ठीक है, तो यहाँ पर और एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये गोदावरी नदी की सहायक नदी जो है वेनगंगा, गोदावरी नदी की सहायक नदी वेनगंगा, और यहाँ पर आप देखेंगे गोदावरी नदी की सहायक नदी वेनगंगा और शिवनाथ और वेनगंगा के मध्य जल विभाजक की भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि शिवनाथ नदी जो है वो गढ़चिरौली महाराष्ट्र से निकलती है और पानाबरस की पहाड़ियों से छत्तीसगढ़ में प्रवेश करता है। कौन? शिवनाथ नदी। तो वेनगंगा नदी जो है वो गोदावरी नदी की सहायक नदी है। तो वेनगंगा नदी इधर बहता है और शिवनाथ नदी, तो इन दोनों के बीच जल विभाजक की भूमिका निभाता है कौन? मैकल पर्वत श्रेणी। वेनगंगा नदी जो गोदावरी नदी की सहायक नदी है, और शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ में बहती है जो महानदी की सहायक नदी है। इन दोनों के बीच ये जल विभाजक की भूमिका निभाता है। जल विभाजक मतलब इन दोनों पार्ट करता है, मतलब अलग अलग पार्ट में बांटता है इनको। ठीक, तो और कथन दूसरा भी सही है। अच्छा, तो अब देख लेते हैं यहाँ पर पहला कथन, इसका विस्तार 5 जिलों में है, ये बिल्कुल सही कथन है। दूसरा, इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर है क्योंकि इस तरीके से ऐसा फैला हुआ है। तो शिवनाथ नदी जो है इधर से इधर बहता है ना, तो पश्चिम से पूर्व की ओर इस तरीके से, पश्चिम इधर है, पूर्व इधर है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर चूंकि नदी बहता है इसलिए इसका विस्तार कहाँ है? पश्चिम से पूर्व की ओर इसका ढाल है, क्योंकि जिस ओर पर्वत का ढाल होगा उसी ओर नदी बहेगी। तो इसका ढाल ऑप्शन नंबर 2 भी सही है कथन। दूसरा, शिवनाथ और वेनगंगा के मध्य जल विभाजक की भूमिका निभाता है, ये तो मैं बता ही दिया आपको। और चौथा, सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़ है। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़ है जिसकी ऊंचाई है 1176 मीटर, जो कहाँ स्थित है? कवर्धा जिले में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। तो एक सवाल से देखिए मैकल पर्वत श्रेणी से संबंधित सारे सवाल आपके हल हो गए। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, यहाँ पर जो मैकल पर्वत श्रेणी का पिछला हिस्सा है उसे कहते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। ये आपका मैकल पर्वत श्रेणी है। और मैकल पर्वत श्रेणी के पिछला हिस्सा मतलब कि जो कवर्धा वाला हिस्सा है, यहाँ पर आप देखेंगे कवर्धा का पिछला हिस्सा, बेमेतरा का हिस्सा कुछ, और ये जो हिस्से हैं वो जल विभाजक वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत शामिल
होते हैं। वृष्टि छाया क्षेत्र मतलब जहाँ पर मानसून का पानी नहीं पहुँच पाता। दक्षिण पश्चिम मानसून की जो शाखा है वो यहाँ से आती है और मैकल पर्वत श्रेणी से टकरा कर वहाँ पर वर्षा करती है। उसके पिछले वाले हिस्से में यानी इस रीजन में वर्षा नहीं कर पाती, जिसके कारण जो उसका मैकल पर्वत श्रेणी का पिछला वाला हिस्सा है वो वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। पांचवा, बेसिन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए, सोहागपुर बेसिन उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। बी, सिंगरौली बेसिन उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। सी, उर्मिल बेसिन दक्षिण दिशा में स्थित है। और डी, उर्मिल बेसिन को चंवर ढाल के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, सोहागपुर बेसिन उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। पहले मैप से बता देता हूं आपको, मैं मैप बना लेते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पर आपको समझने वाला बात है, सोहागपुर बेसिन जो है वो कोरिया और मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर वाले क्षेत्र में स्थित है। यहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ ना, उस साइड स्थित है सोहागपुर बेसिन। सबसे पहले तो समझिए कि बेसिन क्या होता है। नदी का जो किनारा होता है, नदी का जो किनारा होता है उसको कहा जाता है बेसिन, है ना, तो उसको कहा जाता है बेसिन। तो यहाँ पर आप देखेंगे सोहागपुर बेसिन उत्तर पश्चिम दिशा, तो छत्तीसगढ़ की उत्तर पश्चिम दिशा ये हुई, तो इधर स्थित है, बिल्कुल सही है। बी, सिंगरौली बेसिन उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। जी हाँ, जो कन्हार बेसिन है उसी को सिंगरौली बेसिन कहा जाता है। तो सिंगरौली बेसिन छत्तीसगढ़ के इस रेंज में स्थित है, तो वो कन्हार बेसिन का ही दूसरा नाम सिंगरौली बेसिन है। ठीक, तो इसलिए बी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। सी, उर्मिल बेसिन दक्षिण दिशा में स्थित है। तो जो गोदावरी और सबरी नदी का बेसिन है, ये गोदावरी नदी इधर से जाता है और सबरी नदी यहाँ से आती है, तो ये वाला जो रेंज है, ये जो बीच का रेंज है गोदावरी और सबरी के, उसे कहा जाता है उर्मिल बेसिन। तो छत्तीसगढ़ के दक्षिण दिशा में तो स्थित है ही ना ये, तो इसलिए सी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। उर्मिल बेसिन दक्षिण दिशा में स्थित है। और याद रखिएगा, उर्मिल बेसिन का दूसरा नाम, उर्मिल बेसिन का दूसरा नाम जो है गोदावरी सबरी बेसिन भी कहा जाता है इसको, क्योंकि ये नदी जो है वो गोदावरी नदी है, ये नदी जो है सबरी नदी है, तो गोदावरी और सबरी के बीच का हिस्सा उर्मिल बेसिन कहलाता है। और डी, उर्मिल बेसिन को चंवर ढाल के नाम से जाना जाता है। चंवर ढाल के नाम से उर्मिल बेसिन को नहीं जाना जाता, चंवर ढाल के नाम से जाना जाता है जो आपका हसदेव बेसिन है, ये वाला जो बेसिन है उसको हसदेव बेसिन को। हसदेव बेसिन प्रमुख रूप से आप देखेंगे तो कोरबा, जांजगीर चांपा वाले, रायगढ़ वाले हिस्से में जो हसदेव बेसिन का विस्तार है। तो इसमें से डी ऑप्शन जो है, इसमें से कौन सा असत्य है पूछा है, तो ऑप्शन जो डी है वो इसका असत्य है, क्योंकि उर्मिल बेसिन को चंवर ढाल नहीं कहा जाता। उर्मिल बेसिन तो दक्षिण क्षेत्र में स्थित है, जबकि हसदेव बेसिन को चंवर ढाल के नाम से जाना जाता है। ये सारे सवाल पूछे जा चुके हैं पेपर में। चलिए छठवां क्वेश्चन देखते हैं। चांग भगार देवगढ़ की पहाड़ी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, बघेलखंड का पठार भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है। दूसरा, देवगढ़ की पहाड़ी का उत्तरी हिस्सा बहुत अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। तीसरा, इस क्षेत्र में बॉक्साइट का प्रचुर भंडार है। चौथा, देवगढ़ की पहाड़ी पूर्वी बघेलखंड के पठार का सर्वाधिक उच्च भूमि है। कौन सा सही आप बताइए? तो आप देखेंगे तो यहाँ पर बघेलखंड का पठार भौतिक प्रदेश का अंतर्गत आता है। चांग भगार देवगढ़ की पहाड़ी जो है मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला में इसका विस्तार है। चांग भगार देवगढ़ की पहाड़ी का, जो पहले कोरिया जिले के अंतर्गत आता था, कोरिया से अलग हो गया मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, तो मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के अंतर्गत इसका विस्तार है। तो बघेलखंड का पठार भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है। जी हाँ, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है, इसलिए ये ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। दूसरा, देवगढ़ की पहाड़ी का उत्तरी हिस्सा बहुत अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। तो देवगढ़ की पहाड़ी का उत्तरी हिस्सा, जी हाँ, बहुत अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। देवगढ़ की पहाड़ी ये कोरिया और मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर तहसील के अंतर्गत आता है, तो ये दूसरा बहुत सही है। तीसरा, इस क्षेत्र में बॉक्साइट का प्रचुर भंडार है। देखिए, ये जो पूरा रेंज है पूर्वी बघेलखंड का पठार, वहाँ पर गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, जिस चट्टान में कोयला खनिज पाया जाता है। तो बॉक्साइट का प्रचुर भंडार नहीं है, कोयला खनिज का प्रचुर भंडार है। बॉक्साइट का प्रचुर भंडार जसपुर पाट प्रदेश में पाया जाता है। बॉक्साइट का प्रचुर भंडार जहाँ पर दक्कन ट्रैप है, तो दक्कन ट्रैप में बॉक्साइट पाया जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा इसमें। और ऑप्शन नंबर 4 है, देवगढ़ की पहाड़ी पूर्वी बघेलखंड के पठार की सर्वाधिक उच्च भूमि है, तो ये सही है। देवगढ़ की पहाड़ी की हाइट है 1033 मीटर। तो इसमें को पूछा है कौन सा है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो 1, 2 और 4 सत्य है, तो ऑप्शन आ जाएगा सी, 1, 2 और 4। तो देवगढ़ की पहाड़ी का हाइट भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 7वां, सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। छत्तीसगढ़ राज्य का शिमला, शिमला किसको बोलते हैं? मेन पार्ट को बोलते हैं। दूसरा, साल वनों का द्वीप,
साल वनों का द्वीप किसको कहते हैं? बस्तर को कहते हैं। इस राज्य का प्रथम जैव औद्योगिक प्रौद्योगिकी पार्क ये अंबिकापुर में स्थापित हो रहा है। और इस राज्य का चित्तौड़गढ़ कहते हैं लाफागढ़ को, जो कोरबा में स्थित है। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ पर सी आंसर आप देखिए कि अ का 3, ब का 4, स का 1 और द का 2। ठीक, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। ये तो आसान क्वेश्चन था, आप लोग खुद लगा सकते हैं इसको। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की भूवैज्ञानिक संरचना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, ए, उत्तरी छत्तीसगढ़ में द्रविड़ प्रकार का सेल समूह पाए जाते हैं। बी, छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में आर्कियन सेल समूह पाया जाता है। सी, छत्तीसगढ़ में कड़प्पा सेल समूह नहीं है। और डी, गोंडवाना सेल समूह छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग तक सीमित है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सत्य है पूछ रहा है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में द्रविड़ प्रकार के सेल समूह, द्रविड़ तो पूरा छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता। बी, छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में आर्कियन सेल समूह, जी हाँ बिल्कुल सही है, छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में आर्कियन सेल समूह का विस्तार है। सी, छत्तीसगढ़ में कड़प्पा सेल समूह विद्यमान नहीं है, बिल्कुल गलत है ये। कड़प्पा सेल समूह का विस्तार है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के मैदान में कड़प्पा सेल समूह का विस्तार है जिसमें चूना पत्थर पाया जाता है। डी, गोंडवाना सेल समूह छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग तक सीमित है। गोंडवाना सेल समूह जो है वो छत्तीसगढ़ के पूर्वी बघेलखंड का पठार का हिस्सा है। जो उत्तरी संभाग है सरगुजा संभाग, सरगुजा संभाग में उत्तर पूर्वी हिस्सा जो है वो गोंडवाना सेल समूह से घिरा हुआ है, जहाँ कोयला खनिज पाया जाता है। तो ये गलत हो जाएगा। तो क्या सत्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, आर्कियन सेल समूह विद्यमान है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पूर्वी छोर, छत्तीसगढ़ के पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी छोर के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पूर्वी छोर जो है वो गिरला, गिरला एक प्रसिद्ध क्षेत्र है जो जशपुर में स्थित है। ठीक है, गिरला कहाँ है? जशपुर, जशपुर में स्थित है। ठीक, पश्चिमी छोर भोपालपट्टनम, जी हाँ ये बीजापुर में स्थित है, बीजापुर। उत्तरी छोर रामानुजगंज, ये बलरामपुर में स्थित है। और दक्षिणी छोर बैलाडीला, ये तो दक्षिणी छोर जो है वो बैलाडीला में नहीं, कोंटा तहसील है। छत्तीसगढ़ का दक्षिणी छोर जो है वो कोंटा तहसील है जो सुकमा में स्थित है, सुकमा जिला के कोंटा तहसील में। तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। ए बी सी तीनों सही है। पूर्वी छोर गिरला जसपुर में, पश्चिमी छोर भोपालपट्टनम बीजापुर में, उत्तरी छोर रामानुजगंज ये बलरामपुर में है, और दक्षिणी छोर बैलाडीला में नहीं है, सुकमा के कोंटा में है, सुकमा जिला के कोंटा तहसील में। तो आंसर आ जाएगा डी। 10वां, छत्तीसगढ़ का सबसे नया संभाग कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ के सबसे नए संभाग की बात करें हम लोग तो सरगुजा, बिलासपुर, बस्तर और दुर्ग। तो सबसे नया संभाग आपको सब देखिए, सबसे नया संभाग जो है वो दुर्ग संभाग है। इसका गठन हुआ 1 सितंबर 2013 को। सरगुजा संभाग का गठन हुआ 1981, बिलासपुर संभाग का गठन हुआ 1956, बस्तर संभाग का गठन हुआ 1981। अब आप खुद आकलन लगा लीजिए, सबसे पुराना संभाग कौन सा है? सबसे पुराना संभाग कौन सा है? तो बस्तर संभाग का गठन हुआ है। देखिए सरगुजा संभाग का गठन, एक तो करेक्ट करिएगा कि सरगुजा संभाग का जो गठन है वो 1981 नहीं है, 1 अप्रैल 2008 को हुआ है, 1 अप्रैल 2008 को। अब सीक्वेंस में जमा लीजिए, सबसे पहला बस्तर संभाग, सबसे पुराना संभाग जो है वो बिलासपुर संभाग है, उसके बाद बस्तर संभाग है, उसके बाद सरगुजा संभाग है, और उसके बाद सबसे नया कौन सा है? दुर्ग संभाग है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी। तो इसके जो संभाग का गठन का सन है उसको भी आप लोग याद रखिएगा जितना हो पाए। ठीक, तो आज भी हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन कवर किए। मुझे उम्मीद है कि इन 10 क्वेश्चन से आपका 20 से 30 क्वेश्चन आप लोग का क्लियर हुआ होगा। अगर इसी प्रकार के आप वीडियोस और चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा आपको, और इसी प्रकार के वीडियो आपको चाहिए या नहीं चाहिए, उसके हिसाब से फिर आगे देखेंगे अपन। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।